अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? वालेकुम वालेकुम जी सलाम जी सर। वालेकुम। सर आ रही है। अच्छा। मैं आपको ना एक टास्क दे रहा हूँ जरा डिफरेंट किस्म का। वो टास्क ये है कि डिफरेंट सिनेरियोज में एनेस्थीसिया का इंडक्शन प्लान कैसे होता है। ठीक है। मैं अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंडक्शन प्लान्स जो हैं वो चॉक आउट करते हैं। कौन जवाब देगा? सर फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माडायनामिक्स पे करते हैं कि आप मेरे अगर सवाल का सीकेडी का पेशेंट है तो। फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक कहाँ से आ गई इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया? इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? हाँ जी वजीहा बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया? Sir, we plan anesthesia induction according to the condition, pre-operative condition of the patient, his vitals, and वेरी any गुड। comorbids which he is having, which will affect his hemodynamics and वेरी गुड। uh, condition intraoperatively. बिल्कुल ठीक है। देखें, मतलब बताने का मकसद ये है कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया का मतलब है कि आपने प्लेन को टेक ऑफ करना है, तो आपने कैसे टेक ऑफ करना है। ठीक है ना? तो आपका अभी आपने जो बोला है, आपने हीमोडायनेमिक के ऊपर बात की है, कंडीशन के नाम लिया, आपने एयरवे का नाम नहीं लिया। एयरवे इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया का क्या एयरवे पे डिपेंडेंट नहीं होता भजिया? Yes, sir. जी sir. ठीक है ना? तो उसके बाद उसकी कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप, जैसे अगर पीडियाट्रिक है तो उसके अंदर इंडक्शन प्लान या एंटिसिपेशन डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू एडल्ट। ठीक है। एक ओबीज पेशेंट है, उसके अंदर इंडक्शन प्लान डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू अ नॉन ओबीज पेशेंट। ठीक है। एनी पेशेंट विद एनी प्रॉब्लम इन हीमोडायनेमिक्स, वो आपके इंडक्शन एज के प्लान को डिफरेंट करेगा। एनी पेशेंट हैविंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, वो आपके इंडक्शन के प्लान को डिफरेंट करेगा। ठीक है। एनी पेशेंट हैविंग एनी कंडीशन इन विच यू नीड टू स्टार्ट सम मॉनिटरिंग, सम इन्वेसिव मॉनिटरिंग बिफोर यू इंड्यूस अ पेशेंट, ये आपके इंडक्शन प्लान को चेंज करेगा। ठीक है। एनी पेशेंट जिसके अंदर आपने आईवी इंडक्शन करनी है या इनहेलेशनल इंडक्शन करनी है, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है, मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब वन बाय वन अब इसको देखें। अब हिना, आप बताओ कि एक एक पेशेंट है जिसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी है। कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी है इधर बिकॉज फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल के उसको कोई कार्डिक लीन है, उसके अंदर कोई कार्डिक प्रॉब्लम है। तो उसके अंदर इंडक्शन की में आपको क्या क्या चीज़ों का एहतियात करना है और आप कैसे इंडक्शन करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी ना इन पे आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। एनी हाउ अगर मैं किसी पेशेंट को कार्डिक इशू है ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न जो होता है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही। ओके, उसमें सर हमने देखना है कि पेशेंट का जो है ना टेकीकार्डिया, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। तो उसके लिए फिर लेंजोस्कोपी के उसको सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लंट करने के लिए, अटेनुएट करने के लिए ड्रग्स का यूज होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके हीमोडायनेमिक्स उसमें भी आ जाते हैं कि उसका हाइपोटेंशन है या हाइपरटेंशन है भी, मतलब हमारे पास उसकी ड्रग्स की एक्सेस होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा हार्ट उसका फंक्शनिंग है नहीं है, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन, वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हम देखेंगे कि पेशेंट को हमने किस नहीं। तरह से डील करना है, उसकी सर्जरी की अर्जेंसी क्या है। अच्छा, मैं बाय नहीं। द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा नहीं जाएगा इस तरह से। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिस में समझ आ गई बात, तो फिर उसके बाद कोई भी सिनेरियो के अंदर आपको जवाब देने में, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। यू आर मिसिंग समथिंग। जी। आपने आंसर सही दिया है, बहुत सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन यू आर मिसिंग समथिंग। आप क्या ऐसे पेशेंट्स में आपको अवेक आर्टीरियल लाइन लेनी चाहिए? नहीं। यस। क्यों सर, उससे तो उसको पेन और वो सारा कुछ मसले मसाइल नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। असल में अंडर ये, लोकल एनेस्थीसिया हम आर्टीरियल लाइन करेंगे। आप अवेक आर्टीरियल लेंगे ताकि ब्लड प्रेशर बीट टू बीट मॉनिटरिंग आए बिफोर यू स्टार्ट इंडक्शन।
ठीक है ना? जी सर। आगे समझ बात। देखो ना, पेन तो खत्म करने का तरीका है ना, आपने लो जैसे ये लोकल लगा दिया, लोकल के साथ इन्फिल्ट्रेशन करके आपने किया आपने, ताकि देखे ना होता क्या है जब हम कोई भी इंडक्शन एजेंट देते हैं, ठीक है, तो उसका हीमोडायनेमिक सिक्वेले होता है ना, ठीक है। जी जी इवन इवन बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आपने एटॉमिडेट भी दिया है ना फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर भी जब लेरिंगोस्कोपी करेंगे तो क्या उसकी स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर हो सकती हैं, स्विंग्स ऑफ, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या जो नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर है क्या वो इस चीज को पिक कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर नहीं। सकता ना। तो उसके नहीं। अंदर बीट टू बीट मॉनिटरिंग इज मैंडेटरी। तो ऐसी कंडीशंस के जिनके अंदर ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक द इन्वेसिव ब्लड प्रेशर बिफोर यू स्टार्ट, ठीक है, बिफोर यू टच द पेशेंट। हाँ। आप पहले वही आप उसको लोकल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके आप ये कह सकते हैं कि उसकी माइल्ड सी एंजुलिसिस कर दें आप, ठीक है, आप उसको हाँ मिडाजोलम दे दें, जी। या आप उसको मतलब लाइक कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उसकी एंजुलिसिस करके उसको आप अवेक में वो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप अलग अलग आ जाओ, ये मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग तो होगी ही होगी। स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग के अलावा इन्वेसिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद आप इंडक्शन एजेंट कौन सा यूज करेंगे? सर सीवीएस के लिए स्पेसिफिकली तो जी। वैसे बुक्स एटोमिक ही लिखती हैं। अच्छा, एटॉमिडेट अगर आप बोलेंगे तो आपको काउंटर क्वेश्चन क्या आपको पता होना चाहिए? अब्दुल रहमान आपने हैंड रेस किया था, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेट हर फिनिश, ठीक है। अगर कहीं पर भी आपने लव बोला एटॉमिडेट तो आपको एटॉमिडेट के बारे में एक दो बातें क्या पता होनी चाहिए? सर एक तो एड्रिनल सप्रेशन करता है और ईसी ईजी में एपिलेप्टोजेनिक फोकाई करता है और सही। बस प्रैक्टिकली ये दो याद आ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होती है? ये तो दो बातें आपने दो बिल्कुल बोली हेमोडाइन बताई। नहीं, अच्छा, सोचें जरा, कोई मोड ऑफ इंडक्शन जो होता है, मोड ऑफ इंडक्शन मतलब क्या ये रैपिड सीक्वेंस में किया जा सकता है एटॉमिडेट यूज? सीक्वेंस में तो नहीं क्योंकि इतना वो रैपिड इसका सीक्वेंस वो के अच्छा। लिए रैपिड सीक्वेंस के लिए आइडियल इंडक्शन एजेंट कौन सा है? सर जो इसका अर्ली हो ना हिप्नोटिक हिप्नोसिस अचीव हो जल्दी और थायोपेंटोन ये थायोपेंटोन जी, उसकी थायोपेंटोन होता है, ठीक है। क्वालिटी में तो यही हाँ। थायोपेंटोन होता है, और उसके लिए जो आंसर है, जो उसके लिए लफ्ज होता है टेक्निकल, क्योंकि देखें अगर आप टेक्निकल वर्ड्स बोलेंगे ना तो इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। उसको कहते हैं आर्म जी। टू ब्रेन सर्कुलेशन टाइम, जो मिनिमम है ना वो थायोपेंटोन, ठीक है। तो एटॉमिडेट विल नॉट, एंड इट कैन कॉज एड्रिनल सेपरेशन, इट कैन कॉज मायोक्लोनिक, जो आपने बताया है, ठीक है ना। ये एपिलेप्टोजेनिक नहीं होता, ये मायोक्लोनिक होता है, ठीक है। जी जी सॉरी। तो ये हो गई। अच्छा, उसके अलावा एक हो गया एटॉमिडेट, उसके अलावा केटामिन सर। मैं सर चाह रहा हूँ जॉनसन कि मैं यूज बारी, करूँ? मैं 1 मिनट के लिए ना प्लीज, इससे अगला क्वेश्चन मैं बारी बारी सबसे पूछूंगा, ये एक क्वेश्चन एक बंदे से खत्म करने थे, ठीक है। आई विल कम टू यू। सात, वकार, वजीहा, सारों को मैं मौका दूंगा। अब्दुल रहमान प्लीज। जी। सर सीवीएस के लिए वैसे मुझे टॉमिडेट ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और कैटामीन कैटामीन कैटामिन कैटामीन के क्या एडवांटेजेस होंगे? वो तो एक्साइटेटरी नहीं होता सिंथेटिक स्टिमुलेशन कर देगा तो हमें तो सीवीएस में ये चीज समहाउ प्रिवेंट करनी है। सीबीएस का मतलब क्या होता है? सिर्फ कार्डियक या वेस्कुलर सिस्टम भी होता है? वैस्कुलर भी होता है यस। तो ऐसी तो ये कंडीशन के जिसके अंदर आपको ऐसी मेडिकेशन चाहिए जो हाइपोटेंशन ना करे, ठीक है, हम्म। उससे एक हम्म। सिंगल उसमें आपको एनाल्जीसिया भी मिल जाए आपको, मतलब लाइक कि पेशेंट सो भी जाए और पेशेंट का एनाल्जीसिया भी हो जाए, तो कैटामीन इन दैट सिचुएशन, कैटामीन इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। यस। तो लेकिन लेकिन ये है कि उसमें ये एक ध्यान में रखें कि कैटामीन से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी हो सकती है, हो सकती है, होती है अकॉर्डिंग टू द डोज, और उससे टैकीकार्डिया होता है, जो कि विच इज नॉट अ हम्म। गुड, ठीक है। जी सर। अच्छा, मसल रिलैक्सेंट कौन सा बेहतर है, कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम अगर किसी में? हम्म। सक्सामेथोनियम से क्या प्रॉब्लम होती है कार्डियोवैस्कुलर?
सर उससे तो हाइपरकेलेमिया हो जाएगा ना, रिदमियास वगैरह फिर होंगे। हाइपरकेलीमिया या कुछ और? सक्सामेथोनियम से ब्रेडिकार्डिया होने के चांस है। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडियरिथमिया, यस ब्रेडी, एंड देन आफ्टर उसकी और हाइपरकेलेमिया के बाद। हाइपरकेलीमिया उससे जो होता है वो कितना होता है? अब आपने हाइपरकेलीमिया बोला है ना, तो आपको अब अगला जवाब भी पता होना चाहिए, मुझे भी याद नहीं है बाय द वे। सर कितना नॉर्मली हाइपरकेली तो वो होता है ना कि 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम होता है, इसमें शायद बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ जाता है, तो फिर हम कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट ये नहीं याद कि आपको, कितने फोल्ड्स इंक्रीज ये होगा। जवाब आपको ना, ये आपको बिल्कुल टिप्स पे हो, किसी को आता है तो वो प्लीज बता दे अभी या मैसेज में लिख दे, ठीक है? कि कितना होता है और कितनी देर के लिए होता है। ये देखो वाइवा इसी तरह ही होता है। वो वाइवा वन में, ईयर के लिए होता है। वाइवे में सर एक और पॉइंट क्वेश्चन कितना से, फाइव, होता है वो? पॉइंट उसका फाइव क्या नजर आ रहा है? ये देखें, माइक को म्यूट रखें, जो बोल रहा है, जो हैंड रेस कर रहा है, मैं अभी सबको मौका दूंगा जो एग्जाम कैंडिडेट्स हैं उनमें से। हाँ, ये कितनी देर के लिए होता है? 15 मिनट्स के लिए होता है, और पॉइंट, आई थिंक 0.5 ही होता है, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए होता है, 0.5 ही होता है जी, एक सिंगल इंटूबेटिंग डोज, इफ आई एम वो नॉट तो रॉन्ग। 0.5 होता है नॉर्मली, लेकिन हाइपरकेलेमिया में आई बिलीव थोड़ा सा एग्जेजरेट हो जाता है, मैं इसको सर्च करूंगी। नहीं, हाइपरकैलिमिया में तो ऑलरेडी ज्यादा होगा ना। हाइपरकैलिमिया का तो मतलब है कि ऑलरेडी उसका उसका पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है ना? तो जी इसमें क्वेश्चन ये है कि वो कितनी देर तक सस्टेन रहता है और कितना रेज होता है, ठीक है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगर एक पेशेंट है रीनल रीनल का, ये अब इसी से रिलेटेड है, तो इंडक्शन के रेफरेंस से एक और क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं ये जिक्र आएगा। एक पेशेंट है जिसके अंदर एस्पिरेशन का रिस्क है, फुल स्टमक है, ठीक है? आपके पास रोकरोनियम भी नहीं है। अब आप सक्सामेथोनियम ही आपके पास ऑप्शन है, तो आप के पास कोई तरीका है कि आप हाइपरकलीमिया की मौजूदगी में भी आप उसको सक्सामेथोनियम यूज कर लें? जिसको आता है जवाब वो हाथ रेज करे। मेरा क्वेश्चन समझ आया है? हाँ जी, अब्दुल रहमान बताओ प्लीज। सर आई थिंक कि सर वो प्री क्यूरलाइजेशन जो करते हैं, टेस्ट डोज उसकी दे लेंगे। टेस्ट डोज नहीं कह रहा सर, 1/10 ऑफ डोज ऑफ नॉन अच्छा, डिपोलराइजिंग पहले उसके मुझे में। इस सवाल का जवाब दें कि प्रीक्लोराइजेशन होता क्या है? सर स्ट्रक्स के इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए, जो ऐसे वो फैसिकुलेशन कौन वगैरह होती हैं। फेसिकुलेशंस वगैरह होती हैं? तो हम तो यहाँ पे हाइपरकलीमिया की बात कर रहे हैं, इसमें फेसिकुलेशंस कहाँ से आ गई? वो तो जो मेनली जो है उसका इफेक्ट जो है, जो माइल्जियाज होते हैं ना, उस पे इफेक्ट होता है। उसका क्या हाइपरकलीमिया पे इफेक्ट होता है? आई डोंट थिंक सो। सर बिफोर इंडक्शन वो पोटाशियम उसका काम कर लेंगे, वो 10% और इंसुलिन वेरी से। गुड। आप उसको डीपोटैश कर लें, ठीक है? आप उसको डीपोटैश कर लें, आप उसको जो है वो कैसे करते हैं बाय द वे डीपोटैश? वो सर अब एक टेन बंदा बताए। परसेंट हाँ, हाँ, बताइए बताइए टेन शाहीन। परसेंट 10% की 500 ml की ड्रिप, उसमें इंसुलिन 500? 10 यूनिट्स डालते हैं, और वन ये आपने 125 ये 10% आपको कहाँ 125 से याद ml आ? पर आवर। नहीं नो बेटा, नो नो ये तो सर, क्या ये एक साल में आपने नहीं उसका नहीं 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 रैपिड से, आपने एक साल में उसकी करनी है डीपोटैश? नहीं सर, नहीं वो 100 या 50 ml 25% में इंसुलिन डाल के लगाते हैं ऐसी, और इस साथ तरह नहीं कैल्शियम होना चाहिए, ग्लूकोनेट देते देखें हैं। देखें, फेलोशिप के एग्जाम के लिए आपका आंसर इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर मैं जी सर, आंसर बिल्कुल करूं सर गलती है। इसका? जी जी करो। सर इसके 4 ग्रुप्स हैं सर। सबसे पहले सर हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर करते हैं ताकि कार्डियक मेम्ब्रेन जो है वो उसका एरिथमियाज का जो पोटेंशियल है वो थोड़ा कम हो जाए। वो उसके कैसे लिए सर होता है? हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं सर, 10%, 10 ml ओवर 10 मिनट्स। इसका जो सिर्फ ऑनसेट है वो 1 to 5। सिर्फ जी सर। कैल्शियम ग्लूकोनेट? सिर्फ कैल्शियम ग्लूकोनेट? सर नहीं, मैं वन वन करके बता रहा हूँ सर। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने बोला है ना, सिर्फ कैल्शियम ग्लूकोनेट देना चाहेंगे या कैल्शियम क्लोराइड भी दे सकते हैं? ज्यादा बेहतर कौन सा है? सर अगर सर बेहतर तो कैल्शियम कैल्शियम ग्लूकोनेट ग्लूकोनेट देंगे है। सर। कैल्शियम क्लोराइड अगर देंगे तो हाँ, उसका एक तो सर उसकी डोज हमें कम करनी पड़ेगी, और दूसरा उसको ज्यादा सेंटर इफेक्टिव लाइन कौन से सा है? देते हैं सर। नहीं, कैल्शियम क्लोराइड क्या इफेक्टिव तो मैंडेटरी सर है सेंट्रल ज्यादा लाइन से जो देना? कैल्शियम क्लोराइड है ना, उसमें 27 होता है मिलीग्राम।
और कैल्शियम ग्लूकोनेट। अच्छा बहर एनीवेज अबू जर आप कंटिन्यू करो। मैं जो बताना चाह रहा था वो आपको ये बताना चाह रहा था कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर आई एम नॉट, ये मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक मे बी आई एम रॉन्ग, कैल्शियम क्लोराइड इज नॉट टू बी गिवन ओनली थ्रू सेंट्रल लाइन, इट कैन बी गिवन पेरिफेरली। ठीक है ना? आप उसको स्लोली या आप उसको 100 ml के पिगी बैग में डाल के आप उसको दे सकते हैं। ठीक है ना? ये आप कंफर्म कर लो, क्योंकि आप कैल्शियम क्लोराइड देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है? लेकिन सर वो पेरिफेरल लाइन से नहीं देते ना, वो अगर सीवीपी है साथ तो फिर उसमें दे देते कहते, ये आप टू कंफर्म करें मिनट्स बात, में। ये आप जी कंफर्म करें कंफर्म है जहां तक। सर उसमें। जी सर उसमें अच्छा एनीवेज आगे चलो अबू सर, आगे बताओ। सर इसके बाद हम शिफ्टर्स पे शिफ्ट होते हैं सर। जो शिफ्टर्स हैं बेसिकली जो पोटेशियम ज़्यादा हुआ हुआ है उनको सेल के अंदर शिफ्ट करते हैं। उनके अंदर सर हम पेशेंट को इंसुलिन दे सकते हैं 10 यूनिट्स। उसको हम मिक्स करेंगे सर 50%, 50 ml और 50 ml ऑफ 25 to 50% ग्लूकोज के साथ सर ये देंगे। इसके अलावा सर बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे सेल्ब्यूटामॉल है, इसकी नेबुलाइजेशन करवा सकते हैं पेशेंट को, ये भी सेम काम करेगी। इसके बाद एक सर और भी चीज है, एक्सक्रीटर। एक और चीज है, तीसरी भी है। सर सर आपने तीसरी मुझे एक सेकंड सॉरी, मैं शायद मैं सुनने में मुझे गलती लग रही है। आपने जो शिफ्ट करने के लिए कौन कौन सी दो चीजें बताई हैं? सर इंसुलिन को ग्लूकोज के साथ मिक्स करेंगे सर, और और दूसरा बीटा 2 एगोनिस्ट से नेबुलाइज बस ठीक है, करवा देंगे सर। ये यही दो चीजें, सॉरी मैं सर मेरे मुझे सुनने में गलती लगी थी। ओके, ये दो चीजें हो गई, दो कैटेगरी हो गई। आपने सर मेम्ब्रेन को थर्ड स्टेबलाइज कर दिया, सर मेम्ब्रेन को आपने स्टेबलाइज कर दिया, आपने जो है वो इंसुलिन और आपने ये दे दिया। अब इसके अलावा अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? सर साथ सर मैग्नीशियम इसके भी देते अलावा हैं। एक्सक्रीटर्स देते हैं सर। एक्सक्रीटर्स जो है वो जो पोटेशियम को एक्सक्रीट कराते हैं उसके अंदर सब लूप डायूरेटिक्स हैं हमारे पास, जिसमें फ्रूसामाइड है, वो हम 20 to 40 मिलीग्राम आई भी दे सकते हैं सर। इसके अलावा सर एक सर और चीज थी उसका बताओ एक सर शाहीन, आप बोल रहे थे। नहीं सर इसमें कहते हैं जब कैल्शियम देते हैं तो साथ मैग्नीशियम भी देना होता है सर। आप उल्टा बता रहे हैं, वो तो कैल्शियम देते हैं मैग्नीशियम नहीं देते। वो पोटेशियम को जब रिप्लेस करते हैं तो उसके साथ मैग्नीशियम देना होता है, क्योंकि अगर अच्छा अच्छा हाइपोमैग- सॉरी है तो। ठीक है, जी जी। पोटेशियम के एक्सलेट देते हैं ना, पोटेशियम के एनजी के थ्रू एक्सिलेट और का वजिया फौरन इफेक्ट आएगा। नहीं सर, लॉन्ग टर्म। आप लोगों ने अभी तक सब लोगों ने सारी बातें बता रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों में से किसी ने नहीं बताई है कि भाई कोई पोटेशियम कंटेनिंग और फ्लूइड जा रहा हो। और डायलिसिस तो डेफिनेटिव आखिरी, सर इसका डायलिसिस है। नहीं सोडा नहीं सोडा नहीं नहीं, बाइकार्ब भी दे सोडा बाइकार्ब देने का मकसद देखो, एक सेकंड, सबसे पहले जो आंसर देना है वो आपने नहीं बोला। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछा है तो आपने सबसे पहले आंसर में कहनी है बात कि कोई पोटेशियम कंटेनिंग फ्लूइड चल रहा है ओरली या आईवी तो वो बंद करेंगे। ये किसी ने बोला है? अभी तक यहाँ 17 लोग बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं बोला है। जी सर नहीं बोला, नहीं ठीक है? बोला। क्योंकि किताब इतनी रासिख है किताब की, वो नौजुबिल्ला वो कुरान और हदीस की तरह आप लोगों ने किताब के रट्टे सुनाने हैं। ठीक है? और वो इस हद तक रट्टे हो जाएंगे कि शाहीन अजीज को यही भूल गया कि हाइपर कैलीमिया है कि हाइपोकैलीमिया। ठीक है? अच्छा ठीक है? और इसमें एक और ठीक है बात सर। आप एक और मैं आपको टिप की बात बता रहा हूं कि आपने ये भी जुमला बोलना है साथ कि बिकॉज हाइपरकैलेमिया की मैनेजमेंट डिपेंड ऑन इट्स लेवल एंड एनी टाइम पेशेंट कैन हैव कार्डियक अरेस्ट, सो इफ एट एनी टाइम पेशेंट डेवलप कार्डियक अरेस्ट यू विल फॉलो द ACLS प्रोटोकॉल फॉर द स्पेसिफिक एरिथमिया। उस वक्त नहीं कि आप हाइपरकैलेमिया ही उसको ट्रीट करते रहेंगे। ठीक है? हाइपरकैलेमिया ने तो आग लगा दी ना, अब आग लगा के हाइपरकैलेमिया साइड पे हो गया तो अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं पोटेशियम ही ठीक कर रहा हूँ अभी। आप साथ उसको ये जुमले के अंदर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसे कोई बोलेगा कि हाइपरकैलेमिया के अंदर जब भी या आप ये भी कहाँ से बात शुरू हुई थी? हिना हिना से शुरू हुई थी ना बात के हाइपरकैलेमिया। तो आपको बेटा सबसे पहले कहना है एयरवे, माई अप्रोच विल बी एयरवे ब्रीदिंग ब्रीदिंग सर्कुलेशन। एंड ये कि भूले ही ना, ये आप ये प्रैक्टिस इतनी दफा करेंगे ये आपको भूले ही ना। और सबसे पहले कोई भी चीज हाइपर है या है ना, तो उसके अंदर ये जुमला आप जरूर बोलें कि अगर कोई वो चीज जो उसको बढ़ा रही है, ठीक है ना, वो सबसे पहले बंद किया।
और अगर उसकी वजह से कोई कार्डियोवैस्कुलर सिक्वेले आ गया है तो हमने उसको उस तरह से डील किया। बाकी सारी कहानियां सुना दो, ये भूल जाता है 50% और 25% में कितना होता है। ये मेरे ख्याल 10 यूनिट्स डालते हैं इन 50%, 50 ml। ठीक है, वो अंदर फेंकेगा। सैल्ब्यूटामॉल भी आपने नेबुलाइजेशन की, वो भी अंदर फेंकेगा। उसके बाद जो है आपका बाइकार्ब देंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो, क्योंकि हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस आर फ्रेंड्स। तो आपने ये उनकी उनकी साइकिल को तोड़ना है। तो आपने उनकी साइकिल को ऐसे तोड़ा कि आपने बाइकार्ब देके आपने उसके एसिडोसिस को ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो आपने एसिडोसिस को ट्रीट कर दिया और अब आपने उसको ट्रांजिएंटली आपको टाइम मिल गया कि आप उसको सक्सामिथोनियम दे रहे हैं। लेकिन इट्स ये आपने सिर्फ उस सूरत में आपने बोलना है कि अगर कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसके अंदर मैंने आपको एक बता दिया कि इंडक्शन के वक्त जो है वो, अगर एक पेशेंट है जो हाइपरकैलेमिक है, अगर आपको सक्सामिथोनियम के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास बस रिलैक्सेंट देने की, तो आप कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये रीनल फेलियर के अंदर भी ये आंसर हो सकता है। ये आंसर जो है, क्योंकि रीनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया हो सकता है और कोई इमरजेंसी सर्जरी हो सकती है। और अच्छा, यहाँ पे एक और ज़हन में रखें कि फ्रूसीमाइड बोलते हुए आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर एक किडनी फेलियर हो चुका है तो फ्रूसीमाइड ने क्या वहां पे चांद किधर चढ़ाना है उसने, ये भी आप लोगों में से किसी ने नहीं बोला। ठीक है, समझ आइए तो बात। सर फ्रूसीमाइड, बाइकार्बोनेट कितना देते हैं? यार बाइकार्बोनेट देखो, मेरे 50 वो उसका जो है ना वो एग्जैक्ट कोई रूल नहीं है। आप उसको अकॉर्डिंग टू द, आपने उसकी पीएच भी देख लेंगे इस टाइम पर। तो आप, मेरा ख्याल है कि उसको 50 ml देंगे। ये अच्छा, मुझे ये जी याद ठीक नहीं है। है। ये आप इसको कंफर्म, मतलब ये आंसर ऐसा है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली पता होना चाहिए। बाइकार्ब, अगर अच्छा इसमें ये भी एक ऑफ है ना कि क्या अगर ऑलरेडी अल्कोलोसिस है तो बाइकार्ब देने का कोई फायदा है? जी नहीं सर। ठीक है, तो ये जी ये सुमेरा ने सही आंसर बताया जी। है कि बाइक आप उस वक्त देंगे अकॉर्डिंग टू द पीएच, अकॉर्डिंग टू द बाइक आप लेवल एंड अकॉर्डिंग टू पीएच। ठीक है ना, तो बाइक आप देने का उस वक्त फायदा होगा अगर एसिडोसिस है या एसिडिक पीएच की तरफ है पीएच। ठीक है, तो हो गया। अच्छा, कमिंग बैक, हम लोगों ने बात कहाँ से शुरू की थी कि एक पेशेंट को हमने इंड्यूस करना है, तो इंड्यूस करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इंड्यूस करते हुए आपने क्या क्या एहतियातें करनी है। तो अभी तक की डिस्कशन में हमने कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट की एक एग्जांपल लेके हमने देखा कि भाई एक ऐसा पेशेंट जो अनस्टेबल है, जिसके अंदर आपको बीट टू बीट मॉनिटरिंग चाहिए। अब आप ये आंसर किसी में भी दे सकते हैं, ये डायबिटीज में दे सकते हैं, ये हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, ये रीनल फेलियर में दे सकते हैं, ये सीएलडी में दे सकते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा पेशेंट जिसके अंदर स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर आ सकती हैं अपॉन इंडक्शन, तो चाहे, अच्छा सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो हाइपोटेंशन हो, वो हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पेशेंट की जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर, तो उसके अंदर इट इज उसमें ऑलवेज, आर्टीरियल लाइन डालते हैं। उसके अंदर आप अवेक के अंदर अंडर लोकल इन्फिल्ट्रेशन आप उसमें आर्टीरियल लाइन लें ताकि आपकी जो इंडक्शन हो वो बहुत कंट्रोल्ड हो, बीट टू बीट मॉनिटरिंग हो। तो एक बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने एटोमिडेट की बात कर ली, हमने केटामीन की बात कर ली। अच्छा, उसके बाद थायोपेंटोन, एक तो रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन के लिए थायोपेंटोन बहुत अच्छा है। एक और कंडीशन होती है जिसके अंदर थायोपेंटोन इफेक्टिव होता है, वो कौन सी सर कंडीशन हेड होती इंजरी, हेड इंजरी, है? हेड इंजरी में क्यों? क्योंकि वो आईसीपी को कम करेगा बाय रिड्यूसिंग द तो सेरिब्रल ब्लड प्रोपोफोल, फ्लो। क्या प्रोपोफोल से प्रोपोफॉल भी आईसीपी बढ़ अच्छा है। जाता नहीं, उससे भी कम होता है, लेकिन कहते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड बारबिट्यूरेट्स हैं। है? नहीं, इसकी रीजन क्या है? वो यही है कि रीजन आईसीपी क्या को कम करता है। नहीं, आईसीपी वाला आंसर आपका गलत है, क्योंकि आईसीपी तो आईसी प्रोपोफॉल से भी कम थायराइड होगा। एपिलेप्सी सेरिब्रल एपिलेप्सी ब्लड फ्लो को कम कर। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। थायराइड इतनी सारी आवाजें आ रही हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक जवाब नहीं आया है। एपिलेप्सी में इंडिकेशन है ना। वेरी गुड, वजीहा को इलेक्ट्रा मिल गया। एंटी एपिलेप्टिक है ये। ठीक यस है, जी ठीक है। बेटर एंटी एपिलेप्टिक देन इवन प्रोपोफोल। ठीक है, तो थायोपेंटोन प्रोपोफोल। इज, हाँ। और बाय द वे थायोपेंटोन वाज अ वेरी गुड मेडिकेशन, हम लोगों ने तो ट्रेनिंग में यूज ही थायोपेंटोन किया है। ये तो प्रोपोफोल तो बाद की बला है। और ये बकायदा ये फार्माकोलॉजी, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का ये ड्रामा था कि उन्होंने अक्रॉस पाकिस्तान, क्या अक्रॉस मेरे ख्याल दुनिया के अंदर उन्होंने थायोपेंटोन को खरीद के उसको डंप कर दिया। थायोपेंटोन वाज नॉट दैट बैड मेडिकेशन। ठीक है ना, थायोपेंटोन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है? थायोपेंटोन के बारे में अगर कोई पूछे कि थायोपेंटोन में क्या आप लोगों ने तो यूज नहीं किया, इसलिए थायोपेंटोन के बारे में कोई बात याद आ रही है? कौन सी उसके अंदर बुराई है बेचारे के?
जो प्रोपोफोल में नहीं है, जो प्रोपोफोल में बेस्ट है वो। जी। दिमाग की दही तो बन रही है कि वाटर नहीं? सॉल्युबल होता था। क्या मतलब है आपका वाटर सॉल्युबल? दिमाग के अंदर वाटर मतलब सॉल्युबल ये, दवाई जाएगी? नहीं नहीं, वैसे और मैं दे रहा था उसमें तो वो सर पाउडर फॉर्म में आता मायोकार्डियल था ना सर। डिप्रेसेंट नहीं होता? सॉरी? हाँ जी। मायोकार्डियल प्रोपोफोल क्या स्टिमुलेंट होता है? नहीं, वो कम नहीं करता नहीं, है। दोनों ही डिप्रेसेंट है, वो कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। ये सर वो फहद ने, पेन नहीं करता। सर वो पेन नहीं करता। फहद ने जवाब दिया, उसका एक एक पोर्शन सही है फहद। एंट एनाल्जेसिक होता है ये, ठीक है ना, इससे पेन सेंसेशन बढ़ती है थायरपेंटोन से। लेकिन एयरवे से रिलेटेड एक और इफेक्ट होता है, वो सोचो जरा। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करता रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन करता है? है थायोपेंटोन। नो। दोनों करते हैं। लैरिंजियोस्पैज्म का था सर इसमें। वो कैसे था बेटा जी? किताब के सफे छलक छलक के बाहर आ रहे हैं। कफ इंड्यूस करता था। वो कफ इंड्यूस का आंसर गलत है ये। क्या वो कफ इंड्यूस करता था? कफ कैसे इंड्यूस करता था? नहीं सर, वो एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट नहीं। सर नहीं एयरवे करता। वेरी गुड। इरिटेबिलिटी, वेरी गुड। एयरवे ये इरिटेबिलिटी होती थी, हिकअप्स होते थे। मतलब नहीं, एयरवे इरिटेबिलिटी इटसेल्फ नहीं करता था। थायरपेंटोन डज नॉट ब्लंट एयरवे रिफ्लेक्सेस। सो देयर आर चांसेस ऑफ लेरिंगोस्पैज्म और ब्रोंकोस्पैज्म ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोपी। ठीक है। जो कि प्रोपोफोल जो है वो उसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि वो एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट कर देगा। कैटामीन भी एयरवे रिफ्लेक्सेस को ब्लंट नहीं करता, बल्कि कैटामीन से सिक्रीशंस बढ़ती हैं अगर आपने उसको इंडक्शन डोज में दिया है। ठीक है। बाय द वे, जो कैटामीन की जो लो डोज है, उसको आप हमेशा डिफेंड कर सकते हैं कि लो डोज कैटामीन इज एन एक्सीलेंट adjunct for analgesia for induction agent. ठीक है ना? It reduces the doses of propofol, it reduces the doses of induction agent, whatever you are using. By if you are giving a small amount of ketamine, maybe 0.2 milligram per kg, वो इट इज ऑलवेज गुड। ठीक है। लेकिन केटामीन से सिक्रीशंस बढ़ती हैं, इस वजह से केटामीन से भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए एस्थमा के अंदर अगर आप केटामीन कह रहे हैं ना बड़े खुश होके कि वो एंटी एस्थमेटिक होता है और ब्रोंकोडायलेटर होता है, तो उसके अंदर आप जरूर ये बात बोलें कि उसके अंदर भी प्रोपोफोल बेटर एजेंट है, क्योंकि प्रोपोफोल से सिक्रीशंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रोपोफोल का एक दो और प्रॉपर्टीज सोचें जरा प्रोपोफोल की, जो अच्छी प्रॉपर्टीज। सर डे केस सर्जी के लिए बेस्ट है। ओके। एंटी एमेटिक है। वेरी गुड। एंटीमेटिक है। एंटीमेटिक। एंटीमेटिक है। एक और इफेक्ट बताओ, शाबाश। एंटी प्रोरेटिक है। ठीक है। एंटी प्रोरेटिक है सर। हाँ जी, अगर किसी की किसी भी तरीके से खुरक का इलाज नहीं हो रहा तो उसको प्रोपोफोन लगा दे। ठीक है। खैर, सर प्रोपोफोल भी तो एंटी कन्वल्सेंट है ही। एंटीडेप्रेसोनिक भी है सर, और वो थ्रेशोल्ड कम करता है। सीजर के थ्रेशोल्ड को कम करता है। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सी चीज है, लेकिन बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे ना कि एंटी इन इन अ पेशेंट विद एपिलेप्सी, द इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस बिकॉज ऑफ बेटर एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टीज, thiopentone if available, if there is no other contraindication। देखे ना आपने, वहां पर बयान सियासी बयान देना है। ठीक है। तो आप ये नहीं है कि कोई प्रोपोफोल नहीं दे सकते, प्रोपोफोल से भी इंडक्शन हो जाएगी, प्रोपोफोल से फिट्स नहीं हो जाएंगे। ये एक माइक्रो लेवल पे इसकी चीज है कि उससे सीजर का थ्रेशोल्ड कम हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअली अगर फिट्स पड़ रहे हैं तो आप प्रोपोफोल देंगे तो फिट्स रुक भी जाएंगे। ठीक है। वो प्रोपोफोल से भी रुक जाएंगे, वो थायोपेंटोन से भी रुक जाएंगे, वो इवन अगर आपने मिडाजोलम दिया है तो उससे भी रुक सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या है जो, क्योंकि यही सारी चीजें हो सकती हैं। जब मैंने ये सवाल पूछा था तो सबसे पहले कहीं फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक की बात आई थी। तो ये जो इंडक्शन एजेंट है, इनका इफेक्ट कैसे खत्म होता है? मेटाबॉलिज्म से खत्म होता है? कोई प्लाज्मा के अंदर खत्म होता है? क्या होता है इनको? सर इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन से खत्म होता है सर। रीडिस्ट्रीब्यूशन से खत्म होता है। ठीक है। तो अगर आप प्रोपोफोल, और में किसी ने आवाज दी थी डे सर्जरी, और डे सर्जरी में क्यों बेहतर होता है प्रोपोफोल? सर ये प्लाज्मा में ज्यादा रहता नहीं है, लिपिड सॉल्युबल होता है। सर लेस नहीं, हैंगओवर इफेक्ट्स होते हैं। हैंगओवर इफेक्ट कम होता है।
ठीक है। अगर आपने थायोपेंटोन ज्यादा दिया है ना, तो थायोपेंटोन का हैंगओवर इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है एज कम्पेयर टू प्रोपोफोल के। ठीक है। तो प्रोपोफोल, दैट्स व्हाई इट्स अ बेटर मेडिकेशन एज कम्पेयर टू थायोपेंटोन। तो इंडक्शन एजेंट के बारे में हो गई। एक और चीज है जिसको मतलब लाइक है कि कोई वो बुकिश नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में कि इन विच यू वांट हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन विद ओपियाइड विद मिडाजोलैम alongside these medication। तो उससे डोज की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। इसको कॉकटेल कहते हैं। ठीक है ना, कि कॉम्बिनेशन से आपने एक दूसरे के अच्छे इफेक्ट आपने लिए। और मैं एक्चुअली कॉकटेल एनेस्थीसिया को बहुत पसंद करता हूँ। मैं तो बहुत थोड़ी थोड़ी डोजेस दे के, मैं तो 40-50 मिलीग्राम से ज़्यादा मैं कभी भी किसी भी मरीज को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कि मतलब लाइक है कि अनलेस हो। और इवन आपको उससे बेहतर कार्डियोवास्कुलर स्टेबिलिटी भी आती है। मसल रिलैक्सेंट आपने अच्छी डोज में दिया, एनीवेज वो एक अलग कहानी है। अच्छा, मसल रिलैक्सेंट के बारे में अगर हम, ये मेरे ख्याल इंडक्शन एजेंट के बारे में यही सारी बातें देखें। लिवर, अब आपसे पूछे कोई कि लिवर फेलियर के अंदर कैसे इंडक्शन करनी है, तो इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस उसके अंदर क्या होगा लिवर फेलियर में? जी। हाँ जी। लिवर फेलियर के अंदर इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस क्या बोलेंगे आप? प्रोपोफोल और केटामीन। देखिए, मतलब लाइक आपके आंसर में वही वाली बात है कि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसमें रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन का भी एलिमेंट आपको चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर अगर पेशेंट कार्डियोवास्कुलर अनस्टेबल है, हाइपर सडन स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर हो सकती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप केटामीन को भी बोल सकते हैं। लेकिन बहरहाल प्रोपोफोल, अच्छा, प्रोपोफोल की डोज रिड्यूस्ड चाहिए होगी या ज़्यादा चाहिए होगी? टाइट्रेटेड डोजेस कहेंगे। टाइट्रेटेड डोज ही कहेंगे तो फिर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन हुई वो? रिड्यूस डोज चाहिए होगी। ज्यादा रिड्यूस डोज डोज चाहिए क्यों होगी, होती क्योंकि है? बाद में किस तरह। कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि लिवर के अंदर डेंजरस होती है? ये सारी हाईली प्रोटीन बाउंड होती हैं ये मेडिकेशंस। ठीक है। तो अगर प्रोटीन कम होगी तो फ्री ड्रग ज्यादा होगी, फ्री ड्रग ज्यादा होगी तो सेंसिटिविटी कम होगी। दूसरे क्या, मैक, जो मैक रिक्वायरमेंट होती है, वो लिवर फेलियर में कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी सर। लिवर लिवर फेलियर में कम होगी ना। मतलब मैक की रिक्वायरमेंट लिवर फेलियर में भी कम हो जाएगी और रीनल फेलियर में भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये और साथ फ्री ड्रग भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो ये अब आप ये जो मतलब मैं आपको आपको मैं ये जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, इसका आपको फायदा ये होगा कि आप कोई भी इंडक्शन बतानी है ना, तो इन्हीं में से कोई ना कोई बात होगी। तो आप किताबों से बाहर आए, किताबों से बाहर आए और ये कंपैरेटिव स्टडी को इस तरीके से करें। ठीक है ना। तो इंडक्शन एजेंट के मुख्तलिफ एजेंट्स के दिमाग, आपके दिमाग में आ गई ना बातें, सारी रिवाइज हो गई कि थायोपेंटोन से रिफ्लेक्सेस ब्लंट नहीं होते, थायोपेंटोन एंटी एपिलेप्टिक होता है, थायोपेंटोन से जो है वो हैंगओवर ज्यादा होता है, प्रोपोफोल एंटी प्रूरेटिक होता है, एंटी जो है वो ब्लंट करता है एयरवे रिफ्लेक्सेस को। हीमोडायनेमिक जो सॉरी कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बल्कि शायद प्रोपोफोल से शायद ज्यादा है एज कम्पेयर टू थायोपेंटोन, या पता नहीं थायोपेंटोन से ज्यादा है, ये मुझे हर दफा भूल ही जाता है। लेकिन इन दोनों दोनों से ही कार्डियोवास्कुलर होता है डिप्रेशन, एटॉमिक से नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मसल रिलैक्सेंट में अब सोचें जरा। मसल रिलैक्सेंट के बाद तो ये जो है ना, इसके अंदर आप सारों को कवर कर सकते हैं। लिवर फेलियर हो गया, रीनल फेलियर हो गया, कार्डिक हो गया, एस्थमेटिक हो गया, एपिलेप्टिक हो गया, ये सारी उसके अंदर चीजें आ जाएंगी। तकरीबन सारी बातें यही होंगी। मसल रिलैक्सेंट किस किस कंडीशन में कौन सा मसल रिलैक्सेंट देना है, किस में कौन सा नहीं देना? जी। सबसे मिस्कीन मसल रिलैक्सेंट कौन सा होता है, जो बेचारा गरीब किसी में भी दिया जा सकता सिसएट्राक्यूरियम है? वेरी होता है। गुड। सिसएट्राक्यूरियम। सिसएट्राक्यूरियम से हिस्टामिन रिलीज भी मिनिमम है, और सिसएट्राक्यूरियम का मेटाबॉलिज्म भी ब्लड में ही हो जाता है। ठीक है। तो सिसएट्राक्यूरियम इज द बेस्ट मसल रिलैक्सेंट वी हैव। और सिर्फ ये है कि उसका आपको इंडक्शन में आपको ज़्यादा देर तक आपको वेंटिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट देर से आएगा। कोई कोई तरीका है जिसके जरिए नॉन डिपोलराइजिंग का इफेक्ट को जल्दी लिया जा सकता है? क्या तरीके होंगे?
जी स्मॉल सर मैं इनसे कंपेयर करा पहले दे देंगे। स्मॉल इंक्रीमेंटल डोज ऑफ प्रोपोफॉल या सर डेप्थ सीवो से अचीव की जाए। ये आंसर नहीं है। सर प्राइमिंग कर लें अगर तो ये आई थिंक। ये जो MS खान आपने जो बताया ना, वो प्रीक्लोराइजेशन नहीं है, प्राइमिंग है। ठीक है। अगर आप प्राइमिंग डोज देंगे पहले, बिफोर गिविंग इंडक्शन एजेंट, ठीक है, तो आपकी जो सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी रिलेटिवली, और आपको जल्दी इंट्यूबेटिंग कंडीशन डेवलप होंगी। तो इसको प्रीक्लोराइजेशन नहीं कहते, इसको प्राइमिंग कहते हैं। जो सक्सामिथोनियम की फेसिकुलेशंस को खत्म करने के लिए किया जाता है बिफोर गिविंग सक्सामिथोनियम, उसको प्रीक्लोराइजेशन कहते हैं। और उसके बाद जब आप डोज देते हैं सक्सामिथोनियम की, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है या बढ़ जाती है? जी, क्यों बढ़ जाती है? सर बढ़ जाती है बिकॉज अवेलेबल रिसेप्टर्स ऑक्युपाइड हो जाते हैं। क्या मतलब है इस बात का? जैसे पहले आपने प्रीक्लोराइजेशन करके जो अवेलेबल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर थे वो ब्लॉक कर दिए हैं, तो ये एगोनिस्ट है बेसिकली, इसने डिपोलराइज करना है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कम होंगे तो ज्यादा देना पड़ेगा सक्स। इसको आपने अभी लफ्ज जो बाकी सारी बातें सही बोली हैं, एक में बीच में एक गलत लफ्ज बोल दिया। और इस किस्म के अल्फाज से परहेज करना चाहिए। क्या ये एगोनिस्ट है? जी सर, सॉरी सर। एगोनिस्ट तो नहीं कहेंगे ना इसको। ये competitive है या नॉन कॉम्पिटिटिव है? जी सर, नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है। डिपोलराइजिंग जो होता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, और जो नॉन डिपोलराइजिंग होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है। ठीक है। अच्छा, तो किस एक, अब आप सिस एट्राक्यूरियम हो गया, एट्राक्यूरियम भी तकरीबन मोर और लेस वही बातें हैं जो सिस एट्राक्यूरियम की हैं। अच्छा, पैनक्रोनियम के बारे में आप लोगों ने कभी यूज किया है पैनक्रोनियम? हम लोग कितने नहीं खुशकिस्मत सर। लोग हैं कि हम लोगों ने पैनक्रोनियम भी टिका के यूज किया है, और अल्लाह के ने एस रॉ क्रोनियम भी टिका के यूज करवा दिया। ठीक है। पैनक्रोनियम के बारे में क्या पता है? जी वजी हाँ। विद सर रेफरेंस टू। किडनी फेलियर में नहीं देंगे। और वेरी गुड, एक बात हो गई। सर लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग होता है, और दो बातें हो गई, एक बात और इम्पोर्टेंट है। सर एक वेगोलिटिक इसकी एक्टिविटी होती है। टैकीकार्डिया होगा। ठीक है। तो किस किस कंडीशंस के अंदर आप नहीं देंगे, या इस्कीमिक हार्ट इसकी डिजीज इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो गई, उसके बाद आपका वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो गई, जो स्टीनोटिक लींस हो गए, हाइपरथायरॉइड, फियोक्रोमो। हाई फियोक्रोमोसाइटोमा, और ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर हाई कैटेकोलामीन लेवल्स हो, लाइक कोई पेशेंट एमए इनहिबिटर ले रहा है, या किसी के अंदर जो मतलब सेरोटोनिन, जो मतलब बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ भी उसकी हो जाएगी ना, तो TCS TCS भी आ जाएगा इसी में। ठीक है। तो ये याद रखो, पैनक्रोनियम, पैथिडीन, उसके बाद आपका एफिड्रीन, केटामीन, ये सारी ना कैटेकोलामीन से रिलेटेड ये इनकी लड़ाई है। तो कहीं पर भी ऐसे हो ना, तो वहां पर आपने एफिड्रीन नहीं बोलना, क्योंकि एफिड्रीन का डायरेक्ट इफेक्ट है और इनडायरेक्ट इफेक्ट है। तो वो जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, कैटेकोलामीन हाई सर्कुलेटिंग लेवल की वजह से वो अनप्रिडिक्टेबल आ सकता है, इफेक्ट ज्यादा हो सकता है। केटामीन भी कैटेमिकोलामीन रिलीज करती है। तो ऐसी कंडीशंस के जिसके अंदर लो डोज इज समथिंग एल्स, लेकिन आप उसको इंडक्शन एजेंट के तौर पे ना यूज करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से पैथिडीन का आ गया, पैनक्रोनियम आ गया। ये पैथिडीन से भी टैकीकार्डिया होता है। ठीक है। और पैथिडीन भी आपने इन कंडीशन में आपने इसमें नहीं यूज करना, मतलब लाइक कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे टैकीकार्डिया हो। और पैनक्रोनियम जो है वो रीनल एक्सक्रीटेड होता है, तो रीनल फेलियर में आपने नहीं देना। अच्छा, रॉ क्रोनियम के बारे में किन कहाँ पे यूजफुल होगा, कहाँ पे नहीं होगा? सर RSI में यूज होगा। इसको RSI कहेंगे। मॉडिफाइड RSI। हाँ, ठीक है, मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस। देखो, इस बात पे कोई आपको फेल नहीं कर देगा, लेकिन इट डज नॉट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। ठीक है।
दैट्स मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन। बाय द वे, क्या डिफरेंस होता है रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन और मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन? सर ये टाइमिंग जो बोले सर एक ड्रग का फर्क होता है, रोकोरोनियम यूज करते हैं और एक रिकॉर्ड प्रेशर सर इसमें अप्लाई नहीं सर ये है कि हम सक्स यूज करेंगे उसमें, सब। और इसमें हम ये यूज करेंगे। इसमें से अभी मेजोरिटी लोगों ने सर जवाब गलत जवाब दिया है। एक क्या सर एक एक मिनट एक इसके एक अंदर सर हम पॉजिटिव जो प्रेशर वेंटिलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रेशर कम रखते हुए कितना जेंटल प्रेशर? पॉजिटिव प्रेशर। कितना प्रेशर सर रख सकते? प्रेशर देखो, अगर आप इस तरह रट्टा सर मारोगे ना अबू आइडिया जर, तो आपको कभी याद नहीं रहेगा कौन सा प्रेशर होता है, यहाँ पे किस प्रेशर की इंपॉर्टेंस होती है। इंस्पायरेटरी सर, नहीं नहीं, इंस्पायरेटरी जो जाहिर बात है इंस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं। ये 20 की आवाज आई है, मेरे हिसाब से 20 नहीं है, 15 है, ठीक है ना? लेकिन 15, ये क्या होता है? ये 15 से 20, चलो 20 कह लो, 15 कह लो, क्या होता है इससे ज्यादा प्रेशर अगर हो? स्टमक की इंसफलेशन। सर वो इंसफलेशन होगी ना सर। इंट्रागैस्ट्रिक। नहीं नहीं, सर जो इंसफलेशन। लेफ्ट है, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की टोन का प्रेशर। वेरी गुड। लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर जो है उसकी, आप उसको ओपन कर सकते हैं और एरोफेजिया होगा, एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है? अच्छा, और कौन सी आप मैन्युवर करके आप लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को की टोन को खत्म कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, जब आप वो कर रहे होते हैं या कोई आपने ऐसी चीज की होती है, वो क्या चीज होती है? सर एनजी डालकर। वेरी गुड, ठीक है ना? एनजी से भी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन खत्म हो जाएगी। आई अगर आप प्रेशर्स दे रहे हैं तो उससे भी खत्म हो जाएगा, तो उससे एस्पिरेशन का रिस्क होगा। और किसी की आवाज आई थी कि इसमें क्रिकॉइड प्रेशर नहीं देते सर भाई, एक तो प्री मेडिकेशन में वो मैक्सिलोन जो है वो भी लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन को इंक्रीज करता है अगर प्री मेडिकेट करती है उसके साथ। वो और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लेफ्ट की। अच्छा लेटरल वजीहा, आपने अभी ना जेनेरिक नेम नहीं लिया, आपने ट्रेड नेम लिया है। कोशिश करो कि एग्जाम के अंदर कोई भी आप में से ट्रेड नेम ना बोले, जेनेरिक नेम बोलने की प्रैक्टिस करो। आपने मैक्सिलोन बोला है, ट्राई टू स्पीक आउट मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है? और दूसरी बात ये कि उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे ज्यादा इफेक्ट होता है या लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को बढ़ाता है? आई डोंट थिंक सो। मुझे मुझे याद नहीं है, सर मेरा ये जहां तक। दोनों काम करता है सर। दोनों लोअर काम करता है। एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को भी बढ़ाता है और गैस्ट्रिक कंट्रैक्शन को भी बढ़ाता है और मोटिलिटी बढ़ाता है सर। वेरी गुड, ठीक है, ये मुझे कंफर्म नहीं था ये। तो ठीक है, ये बात अभी हम आगे इसको एक्सपेंड करेंगे। मसल रिलैक्सेंट को फिनिश कर लें। रॉकरोनियम के बारे में एक तो बात ये हो गई कि ये मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन में करेंगे। इसमें मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपको प्री का जो रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन होती है उसमें प्री कैलकुलेटेड डोज देते हैं, तो इसके अंदर आप टाइटेटेड डोज दे सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, क्रिकॉइड प्रेशर वैसा ही होगा। क्रिकॉइड प्रेशर आपकी बात इसमें नहीं होती, जेंटल इसमें आप वेंटिलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना? ये तीन चार डिफरेंस होते हैं मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में। और एक्चुअली अगर आपने ये देनी है तो आप 1.2 मिलीग्राम पर केजी देंगे डोज रॉकरोनियम की, ठीक है? और आपने जब ये बोलना है तो साथ आपने ये बोलना है कि आइडियली देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ सुगामेटेक्स, ठीक है? और डिफिकल्ट एयरवे कहीं पर भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें ये नहीं करेंगे, ठीक है? ये चंद चंद बातें हैं जिसके अंदर आप बता सकते हैं। तो सर ये रॉकरोनियम जो है ना, लिवर फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। लिवर फेलियर में रॉकरोनियम, अच्छा मैं देखो, रॉकरोनियम जो है ना वो उसकी 50% एक्सक्रीशन है किडनी से और 50% एक्सक्रीशन उसकी बाइल में है, ठीक है ना? तो इस वजह से ये पैनक्रोनियम की निस्बत रिलेटिवली रीनल फेलियर में आप दे सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी एक्सक्रीशन दोनों से है। और दूसरे ये कि सुगामेडेक्स का इससे जो कॉम्प्लेक्स है, दैट दैट कैन बी रिमूव थ्रू डायलिसिस। तो ये एक दो बातें हैं, ये बातें देखो उस वक्त बोलनी है जब आपको कोई डंडा मारे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। पाकिस्तान में लोगों को सुगामेडेक्स का पता ही नहीं है ज्यादा ना, क्योंकि किसी ने यूज ही नहीं किया, तो खाम खा पंगा नहीं लेना। कोई वहां पे आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं दे देगा। अगर कोई बाबा एग्जामिनर बैठा हुआ है और उस बेचारे ने कभी यूज नहीं किया सुगामेटेक्स, तो आप उसको खामखा छेड़ने वाली बात होगी ना। तो अनलेस अनटिल आपको कोई बहुत जबरदस्ती ना करे तो आप उनको ये कह सकते हैं कि अवेलेबिलिटी अगर है सुगामेटेक्स की तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि इसको अनलेस अनटिल बहुत जरूरी ना हो ये बार बार ना बोले, ठीक है ना? आप उससे कहें कि अगर ऐसी फैसिलिटीज हों जहाँ पर ये हैं तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, और जहाँ पर जो दूसरी आपकी इंडक्शन है वो उसकी ना हो, ठीक है? देखो, द वे यू आंसर द क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट, ठीक है?
अगर आपने क्लोज एंडेड जुमलों के साथ आंसर किया तो वो आपका बिल्कुल एक डिफरेंट इंप्रेशन हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप सियासी बयान दें कि जिसमें आप दोनों तरफ पार्टी बदल सकें। अगर आप एक फिक्स्ड आंसर देंगे ना तो फिर आप फंस जाएंगे तो फिर आप अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये हो गई। अच्छा, उसके बाद भी अभी हम लोगों ने मेटोक्लोप्रामाइड का नाम लिया था ना, तो सम वर्ड्स अबाउट, क्योंकि ये भी एक इंडक्शन का हिस्सा होता है ना। फिर एंजियोलिसिस एक चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद ऐसी कंडीशन के जिनके अंदर आईवी लाइन की प्रॉब्लम है उसके अंदर आप इनहेलेशनल इंडक्शन कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन होती है अगर आईवी लाइन की प्रॉब्लम है? उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? एक तो इनहेलेशनल इंडक्शन है, व्हाट एल्स? कैटामीन IM। इंट्रामस्कुलर केटामीन। ठीक है। और थोड़ा सा इंटरनेशनल आ जाओ। सर सेंट्रल लाइन ले सकते हैं। सेंट्रल लाइन? ये कोई आपको डंडा मार के कहे तो फिर बोलना। इंट्रोशियस। नहीं इंट्रानेजल सर। यार, इंट्रानेजल ओरल सादा आसान अल्फाज तुम लोग क्यों भूल जाता है? इंट्रानेजल से भी ज्यादा कॉमन ओरल है। ओरल दिया जा सकता है। कौन कौन सी दवाइयां ओरल दी जा सकती हैं इंडक्शन के लिए? मिडाजोलम। कैटामीन है। केटामीन दी जा सकती है, मिडाजोलम दिया जा सकता है। ठीक है। इंट्रोशियस फहद असल में बहुत पेनफुल होगा। ठीक है ना। इंट्रोशियस विल बी अ वेरी पेनफुल थिंग टू डू। तो ये तो इमरजेंसी के लिए इंट्रोशियस लाइन यूज होती है ना। इंट्रोशियस लाइन कोई इंडक्शन के लिए तो यूज नहीं की जा सकती। ठीक है? मतलब लाइक ये कि ये अच्छा सर, एक अभी जैसे आपने सीवीपी का नाम लिया ना, ये खुदा के वास्ते बहुत कोई ऐसी कंपेलिंग इंडिकेशन हो तब आपने ये नाम लेना है। आपका आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर ठीक है। लेकिन नॉर्मल सिनेरियोज में कभी भी आपको ऐसी सिनेरियो नहीं होगा कि जिसमें आपको इंडक्शन करने के लिए सीवीपी डालनी पड़े। ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही फार फ्लंग आंसर हो जाएगा, वो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि आपने क्या बोल दिया। ठीक है। तो सीधी सीधी आसान 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 बातें करें कि जिससे आप फंसे नहीं, क्योंकि इस किस्म की कोई बात करेंगे ना तो खामखा आप फंस जाएंगे। ठीक है। तो वो तो कहीं पर भी अगर आपसे आईवी लाइन नहीं ली जा रही है तो फिर आपको सेंट्रल लाइन की तरफ जाना ही पड़ता है, इंट्रोशियस लाइन की तरफ जाना ही पड़ता है। लेकिन उसके एक स्पेसिफिक कंडीशंस है, वो आम इंडक्शन के लिए नहीं होगा। इनहेलेशनल इंडक्शन बच्चों में होगी। इनहेलेशनल इंडक्शन ऐसे है जिसके अंदर बच्चा ओरल नहीं ले रहा, या इंट्रानेजल से भी उतनी कंडीशन नहीं होगी कि आप कर सके इंडक्शन ना। तो उस सूरत में आपको आपको मतलब लाइक ये कि आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। इंट्रानेजल बाय द वे प्रेसिडेक्स भी दी जाती है जो डेक्समेडिटोमेडीन है, और मिडाजोलेम भी दी जाती है, फेंटानिल भी दी जाती है। फेंटानिल के लॉलीपॉप्स भी अवेलेबल होते हैं जो मैंने तो कभी आज तक नहीं देखे, बाल सुना है कि जी फेंटानिल के लॉलीपॉप्स होते हैं। और ओरली आप कैटामी दे सकते हैं, मिडाजोलेम दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो एस्पिरेशन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या क्या मेडिकेशन दी जाती है, कैसे दी जाती है? सर एंटासिड और कौन? पंप ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर H2 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गया और पीपीआई हो गया। ठीक है। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सर जो गट का फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होगा सर। और कोई एस्थमा से इसका रिलेशन है? जी है सर। कोई ना, ये मेरे ख्याल से कोई हिस्टामिन रिसेप्टर्स का होता है, जो कि मुझे शायद एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे भूल गए, लेकिन कोई इसका एस्थमा से रिलेशन है। ठीक है ना। जो आप कंफर्म कर लो, मुझे इस वक्त शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एस्थमा से इसका कोई रिलेशन है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का। ठीक है। और एक कौन सा H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जो कि एंजाइम इनहिबिटर है? एंजाइम इनहिबिटर है शायद, ये एंजाइम इंड्यूसर है। सर सिमेटिडीन। सिमेटिडिन क्या है? वो एंजाइम इनहिबिटर है। इनहिबिटर है सर। इनहिबिटर है। ठीक है। एंजाइम इनहिबिटर से क्या इफेक्ट होगा हमारे पे? सर जो ड्रग्स होंगी उनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाएगी, तो उनका इनका वो ज्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन। इफेक्ट प्रोलॉन्ग हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं। कंसंट्रेशन नहीं। देखो, ये इस किस्म की जो होता है ना, वहां पर आपको कई दफा जब बंदा फेल होता है ना, तो उसको जब बाद में आता है ना तो उसको ये नहीं पता होता कि वो फेल क्यों हुआ है। ठीक है।
तो ये आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो इंडक्शन, जब आप कोई दवाई दवाई देते हैं ना, तो उस वक्त जो होता है या तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगी या वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इन दो ही चीजों से वो निकलेगा, ठीक है ना। जो उसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग होगा ना, वो उसके अंदर उसकी अगर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है उसकी वजह से होगा। अगर प्रोटीन नहीं होगी तो फ्री ड्रग बढ़ जाएगी, तो उसका इफेक्ट ज्यादा प्रोनाउंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके आंसर ना तरतीब से पता होने चाहिए कि कोई वहां पर ऐसा गलत लफ्ज ना निकले कि उससे कुछ और ही मतलब बन जाए, ठीक है। तो मेटोक्लोप्रामाइड दी जाती है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिया जाता है, पीपीआई दिया जाता है। पीपीआई में मेरे ख्याल से ड्यूरेशन आपको ज्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के। इनसे एरिथमियाज हो सकते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट से, ठीक है। रेनिटिडीन से भी अगर आपने उसको फास्ट दिया है तो इट कैन कॉज एरिथमियाज। और उसके अलावा जो है आपकी मेटोक्लोप्रामाइड हो गई। अच्छा, मेटोक्लोप्रामाइड किन कंडीशंस में नहीं दी जाती, ये सबको ही पता होगा। पार्किंसनिज्म में, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, सर वो और सेरोटोनिन सेरोटोनिन या सिंड्रोम है। पार्किंसन। पेशेंट बेसिकली ये डोपामीन से रिलेटेड है ना, एंटी डोपामिनर्जिक है। तो डोपामीन जहां पर भी कम है उसमें आपने नहीं देना, ठीक है। अ, से क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं, जो इसका इफेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पिरामिडल सर अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल हो गए हैं तो क्या करते हैं? सर, दुआ करते हैं। डाइफेनहाइड्रामीन। वेरी सर गुड, डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन देते हैं, ठीक है। और अच्छा ठीक है, इंस्पिरेशन का सर हो गया। सोडियम सिट्रेट भी है 0.3। यार सोडियम सिट्रेट, वेरी गुड। सोडियम सिट्रेट का क्या रोल होता है? सर टू सर डिक्रीज न्यूट्रलाइज करेगा इससे पीएच को। देखो, जो ये आपका H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ना, सर जो जो इसके एसिड पड़ा हुआ है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो एसिड मौजूद है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सोडियम सिट्रेट देंगे, लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सर थ्योरेटिकली सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गैस्ट्रिक वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ आपने जाएगा, ये ठीक है। 30 ml तक वॉल्यूम, देना होता है ना सर, तो एस्पिरेशन के चांसेस ज्यादा हो। एस्पिरेशन की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक वॉल्यूम होता है और एक पीएच होती है, ठीक है। पीएच कितनी होती है क्रिटिकल, सर 2.5। 2.5 और वॉल्यूम 25 ml। सर या 0.5 ml पर केजी, ठीक है। बच्चों में भी हो सकता है। तो इसी का ही अगला सप्लीमेंटल क्वेश्चन क्या है? कोई तरीका है कि आप उसको मैयर कर सकें? हिना, आप खामोश हो काफी देर से, आप बताओ, कोई तरीका है जिससे मैयर किया जा सकता है या प्रिडिक्ट किया जा सकता है? सर वॉल्यूम को जी, नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। अल्ट्रासाउंड, सर अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अल्ट्रासाउंड के जरिए आप ओके। प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पर भी सर यूज एक चीज होगा। मैं कहना चाह रहा था, जी, ये जो रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में हम अगर स्टोमक एम्प्टी नहीं कर सकते एनजी डाल के, यानी एनजी डाल के एम्प्टी करके कहते हैं कि एनजी को निकाल दें, उसको वहीं पे नहीं रखना, वेरी क्योंकि वो वेरी गुड। एनजी के जरिए एस्पिरेशन का ज्यादा रिस्क चिकन हो जाता कढ़ाई, पेशेंट ने चिकन कढ़ाई खाई हुई है तो आप एनजी से निकालेंगे चिकन कढ़ाई? है। सर वो लिक्विड से कहते हैं कि ये तो यूज करते लिक्विड हैं ऐसे। निकालोगे ना चंदा। आपने आपने एनजी डाल के आपने लिक्विड को निकाल दिया या नहीं निकाला? वो सॉरी, सॉलिड को निकाल दिया या नहीं निकाला? हाँ जी, उस फायदा कोई नहीं फिर। ठीक है। और दूसरे आपने पकड़ के वो कर दिया, जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन है वो भी आपने खत्म कर दी, ठीक है। नहीं, फिर वो निकाल देते हैं, यानी करके जितना निकल सके निकाल के फिर वो एनजी को निकाल देते हैं। एनजी को वहां रखना नहीं चाहिए, कहते वो एस्पिरेशन का नहीं नहीं ज्यादा रिस्क होता है। नहीं नहीं, तो वो आपने वो एनजी निकालें चाहे आप रखें, वो आपने गैस्ट्रोएसोफेजियल जो रिफ्लेक्स है वो तो आपने खत्म कर दिया ना, ठीक है। जी सर। जो एक फिजियोलॉजिकल टोन है वो आपने खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा, ये अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड बात है, जो रैंप पोजीशन होती है ना, तो रैंप पोजीशन का नॉट ओनली एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग द एफआरसी, रैंप पोजीशन आल्सो मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन।
क्योंकि जी इट बिल्कुल। क्रिएट्स एंटी ग्रेविटी, ठीक है ना। तो एंटी ग्रेविटी तो देयर मे बी चांस यू नीड टू क्रिएट मोर इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर टू टू कॉज एस्पिरेशन, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है रैम्प पोजीशन का। रैम्प पोजीशन बाय द वे किसका एब्रीविएशन होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रैम्प? रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन। वेरी गुड, ठीक है। मैं बहुत सालों तक इसको रैंप समझता था। बहुत सालों के बाद कहीं पता नहीं कहाँ से मुझे पता लगा कि ये रैंप नहीं होता, मैं इसको रैंप समझता था। वो जिस तरह होता है ना वो स्लोप वाली चीज, उसको रैंप कहते हैं ना, तो मैं इसको रैंप समझता था। जी तो बहुत सालों के बाद मुझे पता लगा कि रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन होती है, ठीक है। तो रैपिड एयरवे मैनेजमेंट सर एक पोजीशन। जी। सॉरी सर आपको काटा। ये जी। क्वेश्चन था सर, ये सर हम प्रैक्टिकली देते हैं कीटोफॉल, हम्म, तो हम ये इंडक्शन आंसर कर सकते हैं कि टाइट्रेटेड डोज ऑफ केटामीन प्लस प्रोपोफॉल। देखो अब्दुल रहमान, एक याद रखो बात। में हार्ट डिजीज का एग्जाम पेशेंट। एग्जाम के बाद ना बेशक तुम ना पाँव के रास्ते एंडोट्रेकल ट्यूब डाल देना, लेकिन एग्जाम के अंदर ना इतनी चैंपियन किस्म की गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। याद रखो, वहां पर तुमको कोई इस किस्म के आंसर्स पे क्रेडिट नहीं देगा। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन है तब इस किस्म का आंसर करना, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली मैं कीटोफोल का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन वही वाला मसला है कि कौन सी, आप मुझे, चलो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आपने कीटोफोल कहना है, ठीक है। कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर आप जो है वो कीटोफोल कहेंगे, ठीक है। कौन सी ऐसी कंडीशन होगी? सर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के साथ है या अनकंट्रोल्ड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन का कीटोफोल से क्या ताल्लुक है? सर हीमोडायनामिकल स्टेबिलिटी के लिए दे सकते हैं। तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में इनिशियली ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? पड़ता है। तो कैटामीन देने से बढ़ेगा नहीं? लेकिन इसके साथ प्रोपोफॉल। मतलब ये आपने कहाँ पे पढ़ा है कीटोफोल की इंडक्शन इन हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन? नहीं सर, ये प्रैक्टिकली ठीक सर है। सर ट्रॉमा का हाइपोवोलेमिक पेशेंट शॉक होगा में तो जो यूज किया जा सकता है। हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होगा। सॉरी, फिर से बोले। सर कोई ट्रॉमा का पेशेंट होगा जो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होगा, उधर दे सकते हैं हम। उसमें आप हाँ ठीक है उसके अंदर। लेकिन अब आप देखो मेरी बात, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप जो मर्जी करें, यहाँ पर कोई एग्जामिनर आपको इस बात पे पकड़ सकता है कि एक ट्रॉमा है, उसके अंदर हेड इंजरी है और आप उसको कीटोफोल देंगे। उसमें तो फिर हम प्रेफरेबली वैसे दे भी केटामीन, सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, केटामीन केटामीन से दे। आईसी पे बढ़ता है ना, हाँ, केटामीन थोड़ी। हेड इंजरी में नहीं देंगे, लेकिन अगर वैसे उसका कोई लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है वो फिर हम केटामीन दे देंगे, तो वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डील कर लेंगे। मतलब बताने का मकसद ये है कि ये कोई ऐसा बुकिश नहीं है। अभी भी आपको किसी भी किताब में कीटोफोल लिखा हुआ नजर आ रहा है? आर्टिकल्स में शायद नहीं कहीं लिखा सर। हुआ होगा, नहीं किसी सर, किताब में। कहीं नहीं यूज होता। ठीक है, तो इसलिए बिला वजह ना अपने आप को आप बैल मुझे मार, ठीक है, आप बैल मुझे मार वाली बात है। तो इसलिए एग्जाम के अंदर सीधा सीधा, और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कोई एग्जाम में कोई बड़ी बड़ी चीजों में फेल नहीं होता, बहुत सिंपल बहुत आसान चीज के ऊपर फेल होता है, याद रखो, ठीक है। एक बहुत कई साल पहले बात है, एक लड़का आया और मतलब यानी कि ही वाज लिटरली क्राइंग कि मैं, मुझे तो एग्जामिनर, मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे पास करेंगे। जब मैंने उससे वाइवा पूछा ना, तो उसको स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया और लेवल ऑफ सिडेशन का डिफरेंस ही नहीं पता था। वो गलत बोल गया था वहां पे, और वो उसको पता ही नहीं चला, उन्होंने पता नहीं उसको हिंट नहीं दिया या क्या हुआ। वो एक टीयूआरपी का पेशेंट था, उसको टीयूआरपी के अंदर उन्होंने ड्यूरिंग इंट्राऑपरेटिवली वो सिडेशन की बात आ गई, तो उन्होंने पूछा कि किस लेवल तक आप लेके जाएंगे, तो वो लेवल बजाय इसके उसको ये कहना था कि भाई वो जो रैमसे स्केल के रेफरेंस से करते हैं ना, तो रैमसे स्केल के बजाय उसने ना पता नहीं वो कहाँ से इंडक्शन वो एनेस्थीसिया की स्टेजेस पे चला गया, ठीक है। दूसरा, उसको टीयूआरपी के का एनेस्थीसिया का लेवल नहीं पता। तो ये ब्लंडर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक एनेस्थीसिया दे रहे हैं किसी सर्जरी का और आपको ये नहीं पता कि उसमें किस लेवल तक का एनेस्थीसिया चाहिए, तो इट्स अ ब्लंडर, ठीक है ना। तो आपको तमाम जितनी कॉमन सर्जरीज हैं जो मैंने कई दफा शेयर भी की हुई हैं, वो आपको वो गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगा। जो है वो क्या उसको कहते हैं, कोई भी सर्जरी हो, उसके आपको लेवल ऑफ एनेस्थीसिया पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना चीजें, ये एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये मल्टीपल टॉपिक्स
उसके अंदर ये आपको ये नॉलेज इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। तो वहां पर अगर आपसे भाई इंडक्शन के बारे में कोई भी बात करेगा तो आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में होंगी कि कहाँ पर कौन सी चीज़ बतानी है, कहाँ पर कौन सी चीज़ बतानी है, कहाँ पे कौन सा मसल रिलैक्सेंट इस्तेमाल होना है, कहाँ पर किस तरीके से कौन सी दवाई दे रहे हैं तो उसका क्या फायदा है, कौन सी दवाई दे रहे हैं उसका क्या नुकसान है। और यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है ना। तो एंजोलिसिस हो गया, आईवी आईवी वर्सेस ये जो कीटोफोल होता है ना, ये आमतौर पे ऐसी जगहों पे ये टीवा के में अंदर इस्तेमाल होता है ज्यादा ना, कि अगर आप सिर्फ प्रोपोफोल दे रहे हैं तो प्रोपोफोल के साथ अगर आप केटामिन मिक्स करके दे रहे हैं तो आपको प्रोपोफोल की रिक्वायरमेंट कम होगी, उससे एयरवे जो कोलैप्स होता है वो नहीं होता, ठीक है ना। तो वो और उसका एनाल्जेसिया मिल जाएगा साथ। एनाल्जीजिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसके बेहतर आंसर हैं एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है ना। तो मतलब लाइक ये के अच्छा, उसके बाद जो है विद रेफरेंस टू एयरवे कुछ बात कर लेते हैं। तो एयरवे के मतलब देखें, अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है उसके अंदर आपका कोई भी कार्डिक पेशेंट है, उसके अंदर में एक और एक पहले एयरवे से पहले एक और, हाउ टू ब्लंट द सिंपथेटिक एयरवे रिस्पॉन्स, सिंपथेटिक रिस्पॉन्स टू लेरिंगोस्कोपी। सर इसमें काफी ड्रग्स हैं सर सर। अभी लिग्नोकेन लिग्नोकेन 1.5 1.5 1.5 मिलीग्राम पर। एक कोई एक बंदा बताए प्लीज। सर लिग्नोकेन 1.5 mg पर केजी यूज कर सकते हैं। और एस्मोलोल 0.5 mg पर केजी और एंड प्रोपोफोल 0.5 एस्मोलॉल mg पर केजी। एस्मोलॉल की डोज 1.5 मिलीग्राम पर केजी होती है, मुझे याद नहीं है इसकी नहीं डोज। सर 0.5, सर 0.5, एस्मोलानिक 0.5 मिलीग्राम जी पर केजी सर पर। और 0.5 पर और प्रोपोफोल 0.5 एंड सर फेंटानिल यूज कर सकते हैं, उसकी भी और सर 0.5 नहीं नहीं नहीं, उसकी 20 मिलीग्राम 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर। ये किसकी 20 डोज आप बता रहे वन हैं? टू टू 1 to 2 माइक्रोग्राम है सर फेंटेनिल। अल्फेंट, ओके, अच्छा। फेंटानिल की 1.1 to 2 है। और आप लोगों में से माइक्रोग्राम पर केजी। किसी ने ये बात नहीं बताया कि क्या प्रिएम्प्टिव एनाल्जेसिया का कोई रोल होगा सिंपैथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करने में। जी, क्या प्रिएम्प्टिव एनाल्जेसिया का कोई रोल होगा? जी सर होगा सर। प्रिएम्प्टिव एनाल्जेसिया का क्या रोल होगा? सर उससे ये जो डोजेज, इससे एक तो सर ये जो डोजेज हम देंगे इंडक्शन पे, हम्म। सॉरी, ये ब्लंट करने के लिए ये डोजेज कम देनी पड़ेंगी। दूसरा ये कि हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी या जो सिंपैथेक्टमी हम अचीव करना चाहते हैं पेशेंट की, वो ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव होगी सर। और आपको डिफरेंस पता है व्हाट इज, आपको जो सिंपैथेटिक रिस्पांस को ब्लंट करने के लिए जो टेक्निकली आपको क्या लेवल चाहिए होता है, मैक बार चाहिए होता है, ठीक है। व्हाट इज मैक बार? सर मैक पार इज मैक 2.0, जिसमें आपका सिंपैथेटिक रिस्पांस बॉडी का वो ब्लंट हो जाता है सर, ये वो मैक है। मैक 95 मैक बार। नहीं, मैक बार इज नॉट मैक 95, ये आपको किसने बताया? सर अच्छा टू मुझे मैक वो इज वाला बार था मैक बार जिसमें सर, टू मैक। एक मिनट, एक सेकंड, बैरोरेसेप्टर ये बार है मैकेनिज्म क्या आपके। चीज? ये बार है? सर ये ब्लंटिंग ऑफ रिसेप्टर्स, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स। प्लांट एड्रिनर्जिक रिस्पांस या प्लांट ऑटोनॉमिक रिस्पांस, ठीक है ना। ये प्लांट एड्रिनर्जिक रिस्पांस कह लें आप यार, तो ये होता है 2 to 3 टाइम्स ना मैक, ठीक है। तो अब आप ये कहें कि मैक में और इसमें क्या, फिर मैक क्या होता है फिर? मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। फॉर व्हाट? सर वोलेटाइल इन सर विच डू व्हाट? सर वो और सर 50%। सर्जिकल इंसिजन पे पेशेंट सर्जिकल को इंसिजन सेनेटरी डज नॉट प्रोवाइड सेंसेशन। एनी ए, मूवमेंट वो ए, फॉर मैक एक 50 सेकंड, होगा। एक सेकंड 50% इंडिविजुअल्स में क्या होगा, सर्जिकल स्टिमुलस पे क्या होगा? नो मूवमेंट, सर नो मूवमेंट। नो मूवमेंट, यानी कि उसमें वो चपेड़ नहीं मारेगा लेकिन उसको पेन हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं ना कि आपका एनेस्थीसिया अच्छा है या इनएडिक्वेट है, तो जब सर्जन स्टिमुलस देता है उस टाइम पर अगर आपका पेशेंट का जो हीमोडायनामिक है वो
20% से ज्यादा बढ़ रहा है ना अगर, ठीक है, आइडियली तो ये 20% भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, पेशेंट का हार्ट रेट उतना ही रहना चाहिए जितना वो है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी आपकी डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया अच्छी नहीं है, आपका एनाल्जेसिया अच्छा नहीं है, तो 20% से ज्यादा हो रहा है ना, तो ये तो टोटली इनएडिक्वेट है। इट विल शो कि आपका एनेस्थीसिया और आपका एनाल्जेसिया इज इनएडिक्वेट, ठीक है। और एक्चुअली यही यही रीजन होती है आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर पोर्ट के वक्त ब्रेडिकार्डिया होने की, या पोर्ट की वजह से, या जो आपका जो रिस्पॉन्स होता है, आपके ये जो वेगल रिस्पॉन्स होता है टू न्यूमोपेरिटोनियम, ठीक है, वो भी अगर आपका बेहतर होगा तो चांसेस कम होंगे। कहीं पर भी अगर आपसे वो ये सवाल कोई भी ऐसी कंडीशन आ रही है ना कि जिसके अंदर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, वेगल वेगल रिस्पॉन्स, वेगल मीडिएटेड, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये आंसर दे सकते हैं कि उसका अगर मैक बार अचीव होगा, उसकी अच्छा डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, मैक बार ना बोलें, अगर उसकी एडिक्वेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया है, एडिक्वेट एनाल्जेसिया है, तो चांसेस ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। 100% तो नहीं है, लेकिन अगर एक पेशेंट है उसको से अच्छा नहीं है, उसके अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ना ब्रेडिकार्डिया होने के ज्यादा चांसेस होंगे। एक्चुअली तो उसके अंदर टैकीकार्डिया होना चाहिए ना, लेकिन जब उसको इंसफलेशन करेंगे ना तो वेगल रिस्पॉन्स आने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये उसकी भी ये आंसर हो गया, ठीक है। तो अब कमिंग बैक के आप सब लोग बोले कि उसको अच्छा प्रिएम्प्टिव एनाल्जेसिया दें, उसकी एंजियोलिसिस करें, उसके बाद आपने उसका जो मैक बार आपने अचीव किया, और उसके बाद ये दवाइयों के नाम लें कि वी कैन मेक अ कॉम्बिनेशन, सारों में सारी दवाइयां नहीं दे देनी, ठीक है। वी कैन ईदर डू स्प्रे विद लाइडोकेन और आईवी। तो अगर आप ये मैं स्प्रे मैंने छेड़ने के लिए पूछा है, स्प्रे के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? जी, स्प्रे का कोई नुकसान है? सर इंक्रीज सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होगी। इंक्रीज सिस्टेमिक ऑब्जॉर्प्शन, ये अब आपका ना अब्दुलरहमान, आपके लिए मुझे यहाँ से स्कड मिसाइल भेजना चाहिए इस आंसर पे, सर ठीक है। लरिंजोस्पेज्म के चांस ज्यादा हो जाएंगे सर, अगर आपने मुझे पेशेंट तड़पा दिया लाइट है है। अब्दुलरहमान, तुम अपनी ब्रेकें टाइट करो, तुम्हारी ब्रेकें फेल है, ठीक है ना। तुम सारे सवालों के जवाब अच्छे दे रहे हो, और बीच बीच में तुम इतनी जबरदस्त किस्म के जवाब दे रहे हो कि मैं तड़प जा रहा हूँ, ठीक है भाई। सर वो सिस्टेमिक, फाइबर ऑप्टिक इंटुबेशन में एक लिखा सेकंड होता एक है कि सेकंड वो। हाँ जी, मेरी बात सुनो, अगर आप आईवी दे रहे हैं तो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन का कोई चक्कर है? वो तो डायरेक्ट ही सिस्टम में भेज रहे हैं भाई, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी या आईवी देने में सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन ज्यादा है? एवी में होगी सर मैक्सिमम आईवी में तो दे ही आप 100%। आईवी में रहे हैं, तो वहां पर होगी ना, यहाँ पर ये नहीं है चक्कर, ठीक है, बल्कि इसके अंदर तो डोज ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। इसमें तो इसकी तो सेफ डोज जो है वो अप टू 9 to 10 मिलीग्राम पर केजी है, 9 मिलीग्राम पर केजी है, ठीक है ना। जबकि आप आईवी तो 9 मिलीग्राम नहीं दे सकते ना, आईवी तो आप 1 to 1.5 मिलीग्राम पर केजी तक देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान में रखो, ठीक है। तो आप उसमें एस्मोलोल आप उस कंडीशंस में देंगे कि जहां पर कोई ऐसी चीज है कि जिसमें से यू डोंट वांट टू हैव टैकीकार्डिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको उसके साइड इफेक्ट्स और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको क्योंकि अगर आपने बोला और आपको ये नहीं पता कि उसके साइडवेज मूवमेंट क्या है उसकी, तो देन यू कैन स्टक, ठीक है। सर तो हम लेरिंगोस्कोपी का टाइम शॉर्टेस्ट करेंगे यानी 15 सेकंड, ये भी ये कह सकते हैं। हाँ, सेकंड्स के बजाय आप कहें कि मिनिमाइज मिनिमाइज लेरिंगोस्कोपिक रिस्पॉन्स, सॉरी, मिनिमाइज लेरिंगोस्कोपिक टाइम, adequate depth of anesthesia, and then you can have these things। preemptive analgesia मैंने आपको बता दिया है, मैक बार आपने अचीव कर लिया, लाइडोकेन आपने दे दिया, ठीक है, आपने एडिक्वेट डोज ऑफ मसल रिलैक्सेंट और इंडक्शन एजेंट आपने दिया, तो सर ये सारी मैक चीजें। बार आप ये प्रोपोफोल का कह रहे हैं ना सर, नहीं नहीं, या मैक जो इनहेलेशनल है? नेशनल की, देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने इनहेले ये मतलब मैं आपको बताने का मकसद ये है कि मैक बार का लेवल का अगर आपका एनेस्थीसिया है ना, ठीक है, जी सर। क्योंकि आप ये जो इंडक्शन है, नो डाउट कि ये इसकी जो मेजरमेंट होती है, वो मेजरमेंट वो नहीं होती, ठीक है, वो मेजरमेंट वो नहीं होती जी है कि जो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने जब इंडक्शन कर दिया है, आपने आपने प्रोपोफोल दे दिया है, आपने ये उसके बाद जब हम लेरिंगोस्कोपी से पहले आप सीवोफ्लोरेन ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कर ठीक है, तो सकते हैं सर। अगर आपने मैक बार अचीव कर लिया है ना, तो द चांसेस ऑफ दिस रिफ्लेक्स विल बी लेस, ठीक है। तो आप उस इस आंसर को इसके साथ को रिलेट कर सकते हैं इसके साथ ना,
कि इफ़ यू आर यूजिंग इनहेलेशनल एजेंट, तो उसके साथ स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट करने के लिए आप ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। इफ़ यू आर मॉनिटरिंग द मैक, तो अगर आपने मैक बार अचीव कर लिया है तो द चांसेस ऑफ दिस रिस्पॉन्स विल बी लेस। ठीक है। बाकी आंसर वही है इसका, कि आपने शॉर्ट लेरिंगोस्कोपी टाइम किया, आपने उसको बीटा ब्लॉकर यूज किया, आपने लाइडोकेन यूज किया, और आपने अच्छा बैलेंस्ड एनाल्जेसिया, आपने बैलेंस आपने उसको एनेस्थीसिया दिया। ठीक है। अगर इसके बाद भी वो सर आपसे एक कुछ और पूछे, चीज कर ये सकते हैं आप कि बिल्कुल। अवॉइड अगर कर सकें एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, और उसके अलावा सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस अगर वेरी गुड, यूज वेरी गुड, करें ये भी तो आंसर। अच्छा, ये जो मैं ना, अब आपने ये थैंक्स और पॉइंटिंग इट आउट, मैं बार बार मैक बार बोल रहा था एक्चुअली। ये मैक बार जो है ना, इट्स नॉट फॉर आईवी इंडक्शन। ठीक है ना। ये मैक बार इसके लिए नहीं होता। ये मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो ब्लंट एड्रीनर्जिक रिस्पांस का होता है, और आपका लेवल ऑफ एनेस्थीसिया उस लेवल तक होना चाहिए। लेकिन इसलिए आप शुरू का आंसर इस तरह करें, और आगे आप उसको ये बता दें कि क्योंकि इसके अंदर हमने एड्रीनर्जिक रिस्पांस को ब्लंट करना है, तो अगर हमारा लेवल ऑफ एनेस्थीसिया अप टू 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 मैक है, तो उसके अंदर ये रिस्पॉन्स आने के चांसेस कम होंगे। तो ये जो हम आईवी एजेंट्स दे रहे हैं, या हम क्या प्रॉपर दे रहे हैं या लाइडोकेन दे रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि ये वो जगह नंब हो जाए, जो रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है उसको आप ब्लंट कर रहे हैं बाय गिविंग बीटा ब्लॉकर। ठीक है। और जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को कम करने के लिए जो उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वो होगा विद रेफरेंस टू मैक बार। तो ये उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इसका इस तरीके से है। ठीक है। तो आपने जैसे बताया है कि आप एंडोट्रेकियल ट्यूब की जगह आप सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस यूज कर लें। ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ना ये मैं और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि ये होता है। मेरा ख्याल है एयरवे को हम सेपरेटली करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप लोग जो है ना, देखो मेरी एक बात सुनो, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप लोगों ने किसी भी कोई भी चीज़ पूछनी हो, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। और याद रखो कि जितना आप नेचुरल होगे, जो जी वजिया। सर वो मैंने ये पूछना था, वो जो जाइलोकेन का आपने साइड इफेक्ट पूछा था स्प्रे का, वो एस्पिरेशन रिस्क है एस्पिरेशन रिस्क कैसे होगा बताओ। कि वो उसने ब्लंट कर देना सेंसरी रिफ्लेक्सेस, तो इस वजह हाँ से। जी, नॉर्मली जो है, जो सेंसरी रिस्पॉन्स आता है एयरवे का, वो नहीं आएगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली इट जी प्रिडिस्पोज टू जैसे। एस्पिरेशन। ओके सर, ठीक है। थैंक तो सर बहरहाल, आप लोग जो हैं इतनी रात को आने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर होता है, लेकिन बेसिकली देखो, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, जो बताना चाह रहा हूँ, कि देखो अपने आप को किताबों से बाहर निकालो। जितना वहां पे देखो, हम एक्टिंग में भी पसंद करते हैं ना जो नेचुरल एक्टिंग कर रहा होता है, तो वो नेचुरल एक्टिंग ही आपने करनी है वहाँ पे। वहां पे कोई ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड चीजें ढूंढने की या सोचने की कोशिश ना करो। और अब्दुलरहमान, इसको अपनी ब्रेकेट टाइट जी करवाओ यार। ठीक है। ओके सर। सर ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला नो सर। प्रॉब्लम। ये जो है ना, मैं मतलब लाइक ये कि देखो, एक और अभी है ना, मैं आपको भी जो मैसेज किया था, मैं आपको भी यही बात कह रहा था कि देखो, इस चीज को अपने ना सर पे ना सवार करो। वहां पर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वहां पर कोई भी बंदा बड़ी बड़ी चीजों पे फेल नहीं होता। मेरे से मैं गया था और मुझसे पूछा था आइस पैक टेस्ट क्या होता है। ठीक है। अब आइस पैक टेस्ट, अब आप लोगों में से शायद किसी को पता हो, क्योंकि मैं इतनी दफा ये बता चुका हूँ कि अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। लेकिन उस जमाने में जाने भला मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि आइस पैक टेस्ट क्या होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। ठीक है। लेकिन अगर मैं यू। बाहर जी सर। आके और मैं अपनी वो कमीजों को ऊपर कर करके मैं कहता कि देखो मेरे पर जुल्म हो गया, मेरे मुझसे माइस्थीनिया ग्रेविस में मुझसे पूछा आइस पैक टेस्ट और मुझे फेल कर दिया, तो भाई आइस पैक टेस्ट में मुझे फेल नहीं किया गया था। ठीक है। मुझे फेल इसलिए किया गया था क्योंकि मैंने उसी एग्जाम के अंदर, उसी वाइवे के अंदर, एक पेशेंट जिसकी लेजर सर्जरी होनी थी, वो मैंने बगैर इंटुबेशन के मैंने लेशनल इंडक्शन पे करा रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग का कहाँ से सर्किट शॉर्ट हुआ था, तो मैं फेल उस बात पे हुआ था। ठीक है। होता ये है कि वहां पर इस किस्म का जो स्टूपिड सा क्वेश्चन होता है ना, वो याद रह जाता है। और बाहर आके लोग अपने माजरत के साथ, वो हमारा कौमी तराना पाक सर जमीन शादबाद नहीं है। हमारा कौमी तराना है मैं ते गरीब मैं ते मिस्कीन। ठीक है ना। तो एक्चुअली होता ये है कि हमारे हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पर जुल्म हो रहा है। तमाम आप लोगों को पट्टी पढ़ाई गई है कि एग्जामिनर तो बड़े खतरनाक होते हैं, उन्होंने तो मॉर्गन, अच्छा ये आप लोगों के दिमाग में पता नहीं ये कैसे बात निकलेगी कि एग्जामिनर्स ने सारों ने मॉर्गन पढ़ी है, एग्जामिनर मॉर्गन से सवाल पूछते हैं। दिस इज नॉनसेंस, ये नहीं है ऐसा।
ये आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100 एग्जामिनर्स को सामने खड़े होकर आप पूछे कि सर क्या आप मॉर्गन पढ़ के वाइवा लेते हैं, भाई उनको जो की बना के दी जाती है वो की में से सवाल पूछ रहे होते हैं और वो की में होता है। और वो जरूरी नहीं है कि वो मॉर्गन, मतलब मॉर्गन में एनेस्थीसिया ही लिखा हुआ है। मॉर्गन के साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मॉर्गन में चीजें डिस्पर्स है, ठीक है। मॉर्गन के बाद आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मॉर्गन में कोई उस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा कि वो चीज क्यों है ये। अब जैसे एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन, जो अभी हम लोगों ने पिछले 1 घंटे में डिस्कशन की है, मुझे बताइए मॉर्गन में लिखा हुआ है कहीं ये बातें इस तरीके से? ठीक है ना। नहीं सर, कहीं भी नहीं है। तो ये और एग्जाम के अंदर वो आपसे इस किस्म की बातें पूछ रहे हैं, तो वहां पर आपका खुला तजाद है, ठीक है ना। तो वहां पर मुझे याद है, मैं आपको अपना रियली बता रहा हूँ, वजिया मैं पढ़ पढ़ के ना गया था अवैस के पास, और अवैस ने मुझसे सवाल पूछा, एक डिफिकल्ट एयरवे का पेशेंट है, थायराइड है, उसको कैसे इंडक्शन करेंगे। मैं लिटरली मुझे फ्लशिंग शुरू हो गई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसके जवाब क्या देना है, ठीक है। तो मुझे वो दिन कभी भूलता नहीं है। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार मैं व्हाट द हेल आई एम डूइंग, यानी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये तो हमारे साथ प्रैंक हो रहा है, ये तो प्रैंक हो रहा है, ये मॉर्गन का जो दिया जाता है कि जी मॉर्गन पढ़ो, मॉर्गन पढ़ो, मॉर्गन पढ़ो। और जो मॉर्गन पढ़ने के लिए कहते हैं, वो पता है क्या चक्कर है, पढ़ाना या लोगों को गाइड करना ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और सिर्फ ये जुमला बोलना कि मॉर्गन पढ़ लो, मॉर्गन पढ़ लो, ये बहुत आसान है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने आप को रिलैक्स रखें। वहां पर जो बेसिक मोटी मोटी चीजें हैं, अब है ना, आपने जो टास्क दिया था वो इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में कर लेंगे। लॉन्ग केस के जी रेफरेंस से सर। आप जेहन में रखें कि आपको तरतीब से वो चीजें पता होनी चाहिए कि जो वहां पे बोलनी है या वहां पे करनी है। वो जी सवाल वो आप अपनी तरतीब बना लो, वो अपनी तरतीब बना लो, सर, आपकी तरतीब। वो जो भी आप थायराइड वाला बता रहे हैं उसका जरा सही वाला जवाब भी बता दें। वो करेंगे, एयरवे की डिस्कशन वो अच्छा, अलग से कर लेंगे, ठीक है। कल आप लोग और डॉक्टर फजल की क्लास अटेंड करें, तो ठीक इंशाल्लाह है। फिर कल अगर पहले फर्स्ट हाफ में, क्योंकि कल मेरा एक प्रेजेंटेशन है, उसके अलावा मैं फारिग हूँ, तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, वरना फिर आप फजल साहब की अटेंड करो, परसों इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। अभी बहुत टाइम पड़ा है, और इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो आप लोग सुने, और जी आपको सर। कोई चीज समझ ना आए तो आप मेरे से पूछें। ओवरऑल याद रखें बात कि वहां पर जब आपसे सवाल पूछते हैं तो उस सवाल को सुने, बगैर सोचे समझे बोलना ना शुरू कर दें। उस सवाल को स्कैन करें, उसके दिमाग के अंदर सोचें कि ये क्या बोल रहा है, और बेहतर है कि आप उसको लिखें, लिखें शॉर्ट हैंड में, यानी कि डीएम अगर बोल रहे हैं ना तो डीएम बोल दो, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन वो बोल रहे हैं तो एचटीएन बोल दो। अगर वो एल्डरली बोल रहे हैं, उसका होगा ये कि चंद जो आप 1 या 2 सेकंड आप लेंगे ना, उसमें आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। और वहां पर कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ये टेबल पर ये मौका आ गया तो मैं ये बता के मैं बात खत्म कर रहा हूँ। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में 3 चीजों को आपने कवर करना है अपने जवाब के अंदर, और वो 3 चीजों को कवर किए बगैर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक होगा उस पेशेंट का ग्रुप, वो एल्डरली है, ओबीज है, मोटा है, पतला है, बूढ़ा है, जवान है, वटेवर, स्मोकर है, अल्कोहलिक है, वटेवर, ये एक उसकी कैटेगरी है। दूसरी उसकी वो डिजीज है, कि जो डिजीज आपसे पूछ रहे हैं, और तीसरी उसकी सर्जरी है। आपने तीनों के बारे में बात करनी है, और आपका ब्रेकिंग सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी है इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट, या सॉरी प्रेग्नेंट कह रहा हूँ, एल्डरली पेशेंट जिसको माइस्थीनिया ग्रेविस है, या वट जो भी है, तो आपने तीनों बातों को कवर करना है। तो अगर आप ये ब्रेकिंग सेंटेंस में आपने उनको जो 4 5 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अगर आपने पहले बता दी कि भाई एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल चेंजेस हैं इस पेशेंट में, और लीडिंग टू डिफिकल्ट एयरवे या डिफिकल्ट इंटुबेशन या स्विंग्स ऑफ ब्लड प्रेशर या कोमॉर्बिडिटीज, ये एक आपकी बात हो गई, ये आपने एल्डरली को या प्रेग्नेंट को आपने कवर कर लिया। दूसरे स्टेप में जो उस डिजीज के अंदर मोटी मोटी बातें हैं, कि अगर माइसीनिया ग्रेविस का ही मैं नाम लूं, तो माइसीनिया ग्रेविस में एनेस्थेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, कि इसके अंदर एस्पिरेशन का रिस्क होता है, इसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है तो इसके अंदर पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, और इसके अंदर रेस्पिरेटरी वीकनेस होती है। अगर आपने ये 3 बातें उनको स्टार्ट में बता दी, और चौथी बात क्या है, वेरिएबल रिस्पॉन्स टू कॉमनली यूज एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये अगर आपने 4 बातें उनको इंडक्शन सॉरी बिल्कुल स्टार्ट में बता दी ना, अब वो आप पास हो गए हैं आप। अब वो अगले जो 3 4 मिनट हैं वो आपके सिर्फ कार्रवाई डल रही होगी, ठीक है। तो ट्राई टू, वो जिसको कहते हैं ना कि किसी से लड़ाई होती है ना, पहला पंच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एग्जामिनर को पहला पंच मार दिया है तो वो एग्जामिनर आपको कुछ कर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ट्राई टू मेक योर इनिशियल जो रिस्पॉन्स है ना वो बेस्ट होना चाहिए। और एक और मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ वो ना प्री ऑप इंट्रा ऑप पोस्ट ऑप के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो ये आंसर गलत नहीं है प्री ऑप इंट्रा ऑप पोस्ट ऑप, लेकिन इसको ओवरडू कर जाते हैं।
अगर आप प्री ऑप में ही अगर एक पेशेंट की प्रिपरेशन के अंदर ही आप सारी बातें आपने बता दी तो कोई आपको फेल नहीं करेगा। प्रॉब्लम उस वक्त होती है कि आपको यही नहीं पता हो कि प्री ऑप में क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटर ऑप में क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, पोस्ट ऑप में क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक ओबीज पेशेंट है तो उसकी जो इंटर ऑप प्रिपरेशन है वो आपने पहले ही करनी है ना। उसके लिए आपको डिफिकल्ट साइज का बीपी कफ चाहिए, उसके लिए आपको ज्यादा मैन पावर चाहिए, उसके लिए आपको बड़े साइज की टेबल चाहिए, उसके अंदर आपको हो सकता है इन्वेसिव ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करनी पड़े, उसके अंदर आपको डिफिकल्ट इंट्यूबेशन की आपको सारी ट्रॉली चाहिए, उसके अंदर आपको, तो ये सारी चीजें अगर आप पहले ही बता देंगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो फेल कर देगा आपको कि ये तो इंट्रॉप में बताना था? नहीं, इस तरह नहीं होगा। अगर आपने पहले ही चीजें, बल्कि बेहतर है इंट्रॉप, सॉरी, शुरू में ही बताना। क्योंकि दरमियान में भूल गए अगर फिर, क्योंकि वहां पर दिमाग का कंसंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें इस चीज की कि वहां पर हर डिजीज का, मैं ये अभी आप 15-16 लोग मौजूद हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर डिजीज का 30 सेकंड्स का आंसर प्रिपेयर करें। हर डिजीज का, माइसीनिया ग्रेविस, एस्थमा, सीओपीडी, थैलेसीमिया, जो डिजीज है मेरे मुंह में नहीं आ रही इस वक्त, हर डिजीज का आपका 30 सेकंड का आंसर, ताकि जब आपसे वो कोई सिनेरियो के अंदर पूछें तो आपको ये पता हो कि इसके अंदर ये 2-3 बातें, सिकल सेल डिजीज है ये 3-4 बातें, थैलेसीमिया है ये 3-4 बातें। ठीक है, तो इस चीज की आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो मैं हाजिर हूँ किसी भी वक्त आपको ग्रुप में, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एनी टाइम एंड आई विल ट्राई टू आंसर। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Allah Hafiz.